Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. We are discussing gravitation chapter on the last lecture. The all the concept I had explained you and I had already sent you the file for that as well. And कुछ critical questions हमने solve किए थे. आज हम कुछ और critical questions solve करेंगे. I think संतोष सर ने आपको gravitation के कुछ previous years के questions solve कराए होंगे. Am I right, friends? Yes, sir. Okay. So let's start to discuss the question number from we are going to discuss question number 5. Are you able to see the question in your mobile screen? Yes, sir. Okay. Okay. The question is, suppose the gravitational force varies with respect to the nth power of the distance. मतलब आपको ऐसा दिया हुआ है कि f proportional to जो है वो 1/r⁴n है. देखो यहाँ पे आपको ऐसा प्रोवाइड किया हुआ है कि f का जो वैल्यू है ना वो हम जनरली क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम जनरली क्या लेते हैं भैया कि f प्रोपोर्शनल टू हम 1/r² लेते हैं, राइट फ्रेंड्स? gm1m2/r². यस और नो? हाँ के ना तो बोल Yes, दो. sir. बट आपको याद होगा दिस विल होल्ड ओनली फॉर पॉइंट लाइक मासेस. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. So every time it Yes, is sir. not necessary, every time it is not necessary that your force will proportional to 1/r². ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो फोर्स है वो 1/r⁴n के ऊपर डिपेंडेंट है. तो F इज इक्वल्स टू k/r⁴n. तो क्वेश्चन क्या है? वी वांट्स टू फाइंड द पीरियोडिक टाइम. पीरियोडिक टाइम हमको फाइंड करना है. तो एक चीज कंफर्म्ड है कि जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ना वो कौन प्रोवाइड करेगा भैया? तो बोले ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोले mv². रेडियस अब कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लेंगे एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपका k/r⁴n लेना है. वो दिया हुआ है हमको. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ठीक है. Yes, sir. तो mv² बाई आर का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा k/r ओनली. ओके, k/r⁴n-1 चलेगा. चलो ठीक है, काम करते हैं. v के बदले है ना मुझे पीरियोडिक टाइम तक पहुंचना है तो v इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम? कैन आई से 2πr/t r ओमेगा. ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t. चलेगा? Yes, sir. ओके. सो अब ये हो जाएगा 4π² m. न्यूमरेटर में r² आएगा, डिनोमिनेटर में r आएगा तो न्यूमरेटर में एक r बचेगा, एक r बचेगा न्यूमरेटर में अपॉन t बचेगा इज इक्वल्स टू k/r⁴n. डिनोमिनेटर में t² बचेगा. इज दैट क्लियर टू यू? न्यूमरेटर में r², डिनोमिनेटर में एक r है तो एक r कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक r बचेगा, अदरवाइज इट विल बी द सेम.
तो टी स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हो तो इट विल बी अ 4 पाई स्क्वायर m r रेज टू 1 r रेज टू n प्लस 1 अपॉन k होगा। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r रेज टू n प्लस 1। तो फ्रेंड्स नाउ एंड ऑनवर्ड्स ये जो चीज है वो आपको एज अ शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ शॉर्टकट। तो t प्रोपोर्शनल टू क्या होगा r रेज टू n प्लस 1 बाई 2। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? तो इसमें से आपको शॉर्टकट क्या सीखना है? तो इसमें से आपको सीखना ये है कि शॉर्टकट ये आपको याद रखना है इसमें से कि इफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स proportional to 1 upon r power n, then t square proportional to r raised to n plus 1। ये आपको याद रखना है। जैसे by example, if the force proportional to 1 upon r square, तो फिर t square proportional to क्या हो जाएगा r raised to 2 plus 1 मतलब r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो it is compatible with the Kepler's third law. Is that clear? Is it okay friends? कुछ बोल भी दो। Friends, am I audible to you? Is it okay? Yes, sir. If the radius of the earth were to shrink by 1%, and its mass remaining the same, then what is about the acceleration? चलो किसी को पता है what is the formula of the gravitational acceleration on the surface of the earth? gm by r Wrong answer. per square. हाँ बराबर। On the surface of the earth, the gravitational acceleration was given by gm upon r square. That was the formula, right? अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि हमारा जो रेडियस है ना वो 1% डिक्रीज हो रहा है। तो जो नया रेडियस है वो कितना परसेंट बचेगा? 99. 1% डिक्रीज होगा तो 99% तो बचेगा ना। इट इज डिक्रीज्ड बाय 1% मींस इट इज रिमेनिंग 99%। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब हमारा जो न्यूअर एक्सेलरेशन होगा तो वो हो जाएगा आपका जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर डैश स्क्वायर। मास तो वही का वही है बट रेडियस हुआ है आपका 0.99 आर द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 0.99 का स्क्वायर करोगे ना आप तो 0.98 होगा। 0.99 का स्क्वायर होता है 0.98 होता है। 1 अपॉन 0.98 करोगे ना तो 1.02 आएगा। तो 1.02 का मतलब क्या हुआ भैया? 102%। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट? 2%। आया बात समझ में? Yes, sir. ओके। सर 2% कैसे आया? देख फाइनली क्या आंसर मिला हमको?
102%. तो मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2%. So that is the answer. Okay, Okay, sir. understood? Yes, sir. Okay. The next one will be the like a similar question. देखो यहाँ पे क्या है कि रेडियस एंड मास दोनों को 0.5% इंक्रीज किया है। रेडियस एंड मास को दोनों को 0.5% इंक्रीज किया है। ओके, द रेडियस एंड मास ऑफ द अर्थ आर इंक्रीज्ड बाय 0.5%। मतलब नया जो रेडियस होगा ना वो क्या होगा, बोले r प्लस 0.5 r, मतलब 0.5%, मतलब अब क्या हो जाएगा उसका रिजल्टेंट रेडियस 0.5 का मतलब 100.5%, तो हो जाएगा 1.005। अगर इसमें पता नहीं चला तो मैं सिंपली आपको और एक चीज दिखाता हूं, देखो। तो न्यूअर रेडियस इक्वल्स टू आर तो था ही, बट उसमें 0.5% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब आर प्लस 0.5% ऑफ आर, मतलब आर प्लस 0.5% को सिंपल कन्वर्ट करेंगे ना तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.005 आपका हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आपका 1.005 आर। एंड सिमिलरली योर न्यूअर मास इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 5%, तो उसका भी क्या होगा 1.005। Is it understood, friend? M, चलो यहां तक समझ में आया भैया? Yes, sir. अब नंबर 1 जी के बारे में सोचो। तो जी डैश इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो जी 1.005 m अपॉन 1.005 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.005 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो इसका आंसर जो आएगा ना वो कुछ 0.9995 ऐसा कुछ आएगा आपका। मतलब मुझे ये बताओ सोच के जी डैश जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? एक्सेलरेशन जो है वो जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन था उससे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Decrease हुआ. तो जी डैश इज लेस देन जी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? एक तो ये बी ऑप्शन तो करेक्ट ही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है एक्स के वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स आपको पता है एक्स के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस के वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट जी एम अपॉन आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मास का भी एक पावर है रूट के अंदर एंड रेडियस का भी एक ही पावर है, तो वो 0.1.005 वाला इफेक्ट जो है वो दोनों साइड ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर नहीं है नीचे, दोनों साइड वो कैंसिल ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो Yes, एस के वेलोसिटी का क्या होगा? वो सेम रहेगा। और तीसरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा माइनस जी मामा अपॉन आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऊपर भी m है नीचे भी m है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हिसाब से इंक्रीज होगा, तो क्या होगा वापस से वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें से कौन सा Constant. स्टेटमेंट ट्रू है? तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भैया? तो बोलो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? B C D. बी सी डी। तो आंसर शुड बी बी सी एंड डी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो 7th क्वेश्चन में एक बार आंसर को
वेरीफाई कर लेते हैं क्रिटिकल का 7th क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आंसर नहीं है। ओके, क्रिटिकल का 7th क्वेश्चन है। You can see B, C and D, all the three are correct. Is that clear? ठीक है? Is it okay? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव एक्सेलरेशन, देखो फ्रेंड्स वर्ड इफेक्टिव एक्सेलरेशन आया, तो किसी को याद है कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम कब यूज करते हैं वर्ड? एनीबॉडी ऑफ योर साइड? लैटिट्यूड आता है। एग्जैक्टली, कौन बोला? कौन बोला? हेत प्रजापति। वेरी गुड। तो whenever you deal with the variation of the acceleration with the latitude, so on that circumstances you have to consider the effective acceleration. So in order to make the effective acceleration due to the gravity equals to 0 at equator, what should be the angular velocity? देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है। तो किसी को याद है व्हाट इज द फॉर्मूला? G dash is equal to T minus. Yes or no? This was the formula. Am I right, friends? यस सर। Keep effective concept from look correct. But for equator, कोई मुझे बताएगा what is the value of the lambda for the equator? 0 डिग्री। Yeah, exactly. तो इक्वेटर में लैम्डा 0 होगा तो फिर कोस लैम्डा क्या होगा भैया? 1। तो g डैश इक्वल्स टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। बट हमको ये प्रोवाइड किया है कि हमको ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना करना है? It is given in the question that we required to make the effective acceleration. क्या करना है बोलो? इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 इक्वल टू करना है। 0। तो 0 कर देंगे, जो बोला गया है तो वो करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब ऐसा हुआ कि आर ई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी। तो ओमेगा मुझे फाइंड करना है, दैट इज जी बाय आर ई। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/64 एंड 10⁻⁴ बचेगा, बिकॉज एक का 0 कैंसिल होगा तो 10⁻⁴ तो बचेगा। अब इसका रूट निकाल दो, तो 64 का रूट क्या आता है भैया? 8। 10⁻⁴ का रूट आता है 100। तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड शुड बी द आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। आया बात समझ में फ्रेंड्स? इज इट ओके? चलो, चलो क्या लिखा है फ्रेंड्स, देखो तो। A simple pendulum has a periodic time t when on the earth's surface. Now it becomes t2 when it is taken to the height r above the earth's surface, where r is the radius of the earth. Then what should be the value of the t2 upon t1? चलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 में हमने सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। वैसे ये SHM 14th चैप्टर में हम डिराइव करेंगे। In SHM we will derive this formula.
T is equal किसी को याद है सिंपल पेंडुलम to का? बोलो फॉर्मूला किसी को याद है? P is equal to 2 under pi root 2 into pi. root of L by G. L/G। ठीक है, तो कैन आई से T proportional to 1 upon root G? ओके Yes. ओके, बिकॉज पेंडुलम रिमेन्स द सेम, सो इसका मतलब कि उसका लेंथ तो वही का वही रहेगा। पेंडुलम रिमेन्स द सेम तो लेंथ तो वही रहेगा। तो T proportional to 1 by root G, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि T2 upon T1 अगर करना है ना तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, रेशियो G1 upon G2 करना पड़ेगा। ठीक है, इज इट ओके? Yes, तो अभी मुझे क्या करना है, G1 sir. अपन, हाँ बोलो। तो G1 तो क्या होगा, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ Gm अपॉन R स्क्वायर है। एंड G2 क्या है, तो बोले H हाइट पे, और H कितना है? अब H का वैल्यू कितना है? तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट इक्वल्स टू द रेडियस। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि G2 का जो वैल्यू है ना वो कितना है भैया, तो Gm अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/4। तो फ्रेंड्स Gm अपॉन R स्क्वायर तो G1 है, तो मतलब ये हुआ कि G2 है ना वो G1/4 है। तो G1 अपॉन G2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, G1 अपॉन G2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4:1 मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट ओके? Yes, sir. अब जाके पता चला, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अब मुझे बताओ कि T1 अपॉन T2 तो क्या है भैया, रूट G1 अपॉन G2, तो उसका रूट लेना है G1 अपॉन, तो √4 का मतलब क्या आएगा आंसर, 2:1। आया बात समझ में? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? समझ में आ रहा है भैया? इज इट ओके? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 10। A body of a mass small is taken from the earth's surface to the height h equals to the radius of the earth. Then what is the increment in the potential energy? ठीक है, अब चलो किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? है कोई माइकल लाल? Minus upon R. फिर से बोलो। Minus G या upon R. परफेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी मम्मा अपॉन आर। तो इनिशियली वो कहां पे था, तो इनिशियली बोले सरफेस ऑफ द अर्थ पे था। तो व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कैन आई राइट द फॉर्मूला माइनस जी मम्मा अपॉन कैपिटल आर? यस और नो? यस और नो? Yes. एंड फिर उसके बाद वो कहां पे जाएगा, तो बोले वो हाइट एच पे जाएगा। तो माइनस जी मम्मा अपॉन आर प्लस एच, बट एच कितना है, तो बोले इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब आर हो जाएगा, एच इक्वल्स टू आर। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2r। क्यों, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट h इज इक्वल्स टू r। इज इट ओके? Yes, sir. तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या रहेगा, तो बोले U2 माइनस U1। तो माइनस जी मम्मा अपॉन 2r, माइनस माइनस प्लस जी मम्मा
अपॉन आर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका जी मामा अपॉन आर को 1 माइनस हाफ, मतलब हाफ जी मामा अपॉन आर। मुझे आंसर स्मॉल जी के फॉर्म में लाना है, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कैपिटल आर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड किया। अब ये जीएम अपन आर स्क्वायर तो क्या होता है, वो तो स्मॉल जी है। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर आएगा फाइनली, इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ जीएम अपन आर, हाफ मा जी आर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, an artificial satellite is moving in the circular orbit having the total energy E zero, then what is its potential energy? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर हाफ करोगे ना तो टोटल एनर्जी मिलेगा। याद करो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना सैटेलाइट की, वो माइनस जी मामा अपॉन आर है, और उसका हाफ कर दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हाफ करोगे ना तो वो टोटल एनर्जी मिलता है भैया। तो मतलब ये हुआ कि अगर टोटल एनर्जी ई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भैया, 2E होगा। इज दैट क्लियर? याद आ रहा है कुछ? देखो मैं आपको बताऊं सारे फॉर्मूलाज, ये रहे जो ये रहे सारे फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। सैटेलाइट के बारे में हमने 7-8 चीज सीखा था, अगर आपको याद हो तो। सैटेलाइट के बारे में अगर आपको याद हो तो 7-8 चीज थी हमने सीखे थी। बताओ मैं आपको। हाँ देखो, पूरा कंसेप्ट सैटेलाइट के बारे में पूरा देखो, 1 2 3 4 5 दिख रहा है आपको? तो पोटेंशियल एनर्जी था माइनस जी मामा अपन आर, काइनेटिक एनर्जी प्लस जी मामा अपन 2r, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस जी मामा अपन 2r। अगर मतलब पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप हाफ करोगे तो टोटल मिलेगा, और पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस को निकाल दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। फिर ऑर्बिटल स्पीड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सैटेलाइट को एस्केप करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी हमने डिस्कस किया था। उसका एंगुलर मोमेंटम रेडियस के साथ कैसे वेरी होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, पूरा मतलब ये डिस्कशन किया था, राइट? तो ये आपको पता है। इज दैट क्लियर? यस और नो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? A rocket of mass m launched vertically from the surface of the earth with the initial speed v, assuming that the radius of the earth to be r and negligible air resistance, the maximum height that can obtained by the rocket above the surface of the earth। तो फ्रेंड्स रॉकेट को
v वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है, तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. लेट द मैक्सिमम हाइट achieved by rocket is h. So मुझे ये बताओ कि at that height, at h height, what will happen to its kinetic energy? 0. 0. चलो मुझे ये बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए. स्टेटमेंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा सामने से बोला गया है. तो एज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने एक आध दो न्यूमेरिकल में किया है ये चीज. इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, इनिशियल अर्थ Conservation of energy. वेरी कंजर्वेशन ऑफ Mechanical energy. हाँ अब बराबर है. सो वी कैन ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. So initial potential plus kinetic energy is equals to final potential plus kinetic energy. Initially it is on the surface of the earth, so minus g mama upon उसका रहेगा r. इनिशियल kinetic energy हमने उसको v वेलोसिटी से लॉन्च किया हुआ है, तो हाफ m v स्क्वायर. फाइनली वो h हाइट पे अचीव हो रहा है, तो माइनस जी मामा अपॉन r प्लस h आएगा, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा 0. चलो क्या चाहिए चीज आपको समझ में आई भैया? Is it Yes, okay? Yes, sir. अब मुझे करना क्या है, मुझे है ना v मुझे h फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, ये h वाला जो फॉर्मूला है ना वो हम उसको साइड में लेते हैं, बाकी सब एक साइड ले जाते हैं. तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. तो होगा ये अभी कि जी एम एम अपॉन कैपिटल आर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ये क्या, हाफ वी स्क्वायर को कॉमन लो. चलो हाफ वी स्क्वायर को इस साइड ले आओ, तो बचेगा कैप जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच. चलो मुझे वैसे एच फाइंड करना है. चलो जीएम को कॉमन लेते, चलो तो 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच. तो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया बिकॉज हमको है ना जी लाना है पिक्चर में जी को लाना है. तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया जी आपका, और यहाँ पे बचेगा आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. थोड़ा एलसीएम लेते हैं, वी स्क्वायर बाई 2 जी. अब एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एच माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ऐसा होगा. ठीक है? Yes, sir. तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू जी इंटू आर एच अपॉन आर प्लस एच. फाइंड तो एच ही करना है. चलो रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 2 बाई वी स्क्वायर
is equals to r plus h upon g into rh. तो ये 2g by v square is equals to r plus h upon rh. तो ये हो जाएगा आपका 2g by v square, पर्सनली डिवाइड कर दो तो r upon rh का मतलब होगा 1 upon h प्लस h upon rh का मतलब होगा 1 upon r. इज इट क्लियर? सो 1 upon h को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओगे आप तो 2g by v स्क्वायर माइनस 1 upon r आएगा. तो 2gr माइनस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर r इज इक्वल्स टू h 1 अपॉन h. तो h को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओगे तो v स्क्वायर r अपॉन 2gr माइनस v स्क्वायर, ऐसा कुछ मिल रहा है. ऐसा तो कुछ है नहीं. अच्छा, r अपॉन समथिंग समथिंग, ओके फाइन, r अपॉन समथिंग एंड r इनटू समथिंग r के फॉर्म में है. हाँ, सब कुछ r के फॉर्म में है ना. ओके, हो गया ना. तो फिर तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को v स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को v स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा? देखो, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. आया बात समझ में फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है. अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का. A solid sphere of a uniform density and radius of 4 friend, am I audible to you? Am I audible to you friends? Yes, sir. Okay, so question number 13 we are discussing. A solid sphere of a uniform density and radius 4 unit is located with its center at the origin of coordinates. Two spheres of equal radii, one unit with their centers at minus 200 and 200 respectively, are taken out of the solid leaving behind the spherical cavity as shown in figure. Then what happened? The gravitational force due to this object at the origin becomes 0. The gravitational force at the point B 200 is 0. The gravitational potential is the same at all the points of the circle xy square plus z square is equals to 36. And the gravitational potential is the same at all the points on the circle y square plus z square is equals to 4. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दो केविटी निकाल दिया है ए एंड बी के पास से. तो क्या होगा? सेंटर पे अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहेगा कि नहीं रहेगा? दो जगह से हमने केविटी को हटा दिया है. तो फर्स्ट ऑप्शन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे. फ्रेंड्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? Yes, sir. ओके, तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स. यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एक स्फीयर था हमारे पास, सॉलिड स्फीयर था. अब दो जगह से हमने केविटी निकाला है, छोटा स्फेरिकल सेल को यहाँ से निकाल दिया है. तो अब क्या होगा?
ऑन द सेंटर क्या अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 रहेगा? तो ऑन द सेंटर अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है कि नहीं, वो समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको एग्जैक्टली आधा आधा डिवाइड करते हैं। तो मतलब ऊपर का जो रीजन है एंड नीचे का रीजन है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। तो मतलब ये सेंटर पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऊपर की तरफ से जो फोर्स लगेगा वही फोर्स नीचे की तरफ से लगेगा, और मतलब ऊपर नीचे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे वाई डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड का भी सिमिलर ही है। देखो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये केविटी को निकालने के बाद एक बार फिर से हमने क्या ट्राई किया कि भाई उसका सिमेट्री चेक किया। हमने उसको है ना एक्स डायरेक्शन से चेक किया, वाई डायरेक्शन से चेक किया, तो पता चला कि दोनों साइड है ना इक्वल अमाउंट है मास का सेंटर से। तो सेंटर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर से एंड नीचे से इक्वली लगेगा। सिमिलरली हमने उसको वाई डायरेक्शन से कट किया तो पता चला कि भाई दोनों साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड सेम ही फोर्स लगेगा। मतलब इफेक्टिवली हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन टोटली करेक्ट है, बिकॉज सब जगह से इक्वल फोर्स लगेगा। तो मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेंटर मस्ट बी, बोलो, मस्ट बी 0। तो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे तो 0 लगेगा, वो कंफर्म्ड है। अब बी सी एंड डी का क्या होगा तो वो थोड़ा देखते हैं। चलो, ऑप्शन ए तो 100% ट्रू है कि भाई वो तो 0 होगा ही। ओके, जो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, सिंस द केविटी इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर इज 0। The radius of the circle y square plus z square is equal to 3666. So for all the points r greater than 6, the body behave as though the whole body is situated on the max gravitation. Okay. Friends, देखो बात ये है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो स्फीयर हमको दिया है उसका रेडियस कितना है? स्फीयर का रेडियस कितना है मुझे ये बताओ। चलो, 4 unit. 4. 4 यूनिट। क्या आपको ये पता है, सर्कल आपको पढ़ा हुआ है 11, आपके आ रहा है 11th में सर्कल चैप्टर? Yes. इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ओरिजिन एज अ सेंटर। तो क्या आपको ये इक्वेशन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, Yes, sir. राइट? इज इट ओके? तो फ्रेंड्स, फॉर स्फीयर point on the surface or outside surface, sphere behave as a point charge on its center. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए तो वैलिड है, वो मैंने आपको दिखाया कि भाई सब जगह पे सिमेट्री है, तो ये तो वैलिड है। और ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी नहीं बट सी में क्या लिखा हुआ है कि भाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36। कैन आई से इट इज लाइक अ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला Yes. है तो उसके लिए रेडियस क्या हुआ? 6. तो ये फॉर्मूला जो है तो उसके लिए रेडियस आपका हो गया 6। तो 6 रेडियस हुआ, तो वो जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब ये सर्कल की बात कर रहे हो, इज दैट क्लियर? Outside. हाँ, तो आउटसाइडर पॉइंट के लिए पूरा जो मास है वो कितना हो, कहाँ पे होगा उसका पूरा स्फीयर का? सेंटर पे। तो मास सेंटर पे हो जाएगा
तो मतलब ये जितने भी पॉइंट है सर्कल के वो तो सिमिलर डिस्टेंस पे होंगे मास से। स्फीयर का पूरा मास आपके सेंटर पे ही ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स आर आउटसाइड एंड at equal distance from center of a sphere. So potential at on the point, all the point, तो सब जगह पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, equal. all such points is equal. Is that clear? and option D का रेडियस कितना होगा, 2 होगा. उसका 2 होगा, तो ऑप्शन डी के लिए रेडियस 2 हो जाएगा ना। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का मतलब 2 स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी का रेडियस 2 होगा। तो वो जो सर्कल मिलेगा वो हमको कहाँ पे मिलेगा, हमको यहाँ पे ऐसे कुछ मिलेगा, वो सर्कल ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या वो इक्वल होगा, तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये वाले सारे पॉइंट्स, तो उसके लिए इतना जो मास होगा ना, इतना ये वाला मास पूरा सर्कल का तो नहीं, पूरा स्फीयर का तो नहीं, बट इतना जो मास होगा ना, इतना जो मास ये वाला, वो सब सेंटर पे आ जाएगा। वी कैन अज्यूम द मास ऑफ दिस रीजन कैन बी टू बी सिचुएटेड ऑन द सेंटर। तो वो अगर मास सेंटर पे ऐसा सोचो, तो ये जितने भी पॉइंट है वो नो डाउट वो है स्फीयर के अंदर, बट तो भी है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ना। तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वहां पे पोटेंशियल भी कैसा रहेगा, it will be equal, no doubt it will be something larger with respect to that 6 वाला, यहाँ पे जो 6 रेडियस वाला जो पॉइंट था उससे वो अलग होगा। बट ये जो पॉइंट है सर्कल के, यहाँ पे जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, उसका जितने भी पॉइंट्स है वहां पे सारे पोटेंशियल सेम होंगे, यहाँ पे भी सेम होंगे, इसका और इसका सेम नहीं होगा, बट इसका खुद का सेम होगा सारे सर्कल के पॉइंट पे, और इसका भी खुद का सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ग्रेविटे ऑप्शन बी देखो, तो वहां पे ऐसा बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट द 2,0,0 इज 0। तो क्या ये सही है, 2,0,0 पे फोर्स 0 हो सकता है? तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बताया आपको, 2,0,0 को है ना, हम वहां से एक्स एंड वाई डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे, और अगर सब जगह पे हमें सिमेट्री मिलेगी तो हम कह सकते हैं कि भाई वहां पे फोर्स 0 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कह सकते हैं वहां पे फोर्स 0 नहीं होगा। तो देखते हैं, 2,0,0 को डिवाइड करते हैं, तो ये जो पॉइंट है वो 2,0,0 है, तो उसको यहां से डिवाइड करो। तो फ्रेंड्स उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रीजन है वो ये वाला है, और राइट साइड का जो रीजन है वो ये वाला है। तो मुझे ये बताओ कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का और राइट साइड का जो फोर्स मिलेगा वो सेम मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड इतना रीजन मिल के उसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, राइट साइड इतना सारा रीजन उसको मिलके फोर्स लगाएगा, तो क्या वो दोनों साइड के फोर्स सेम हो गए कि लेफ्ट? नहीं। No, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स 0, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. तो ये कैंसिल हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, Yes. चलो।
Question number 14. Am I audible to you, friends? Yes, sir. देखो क्या लिखा हुआ है. Two bodies of mass m1 and m2 are initially at the rest at infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under the mutual gravitational attractional force. The relative velocity of approach them is. तो फ्रेंड्स उसका जो वेलोसिटी है मुझे दोनों का वो मुझे फाइंड करना है. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है. तो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं. हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं एंड दूसरा हम कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. दोनों कर सकते. देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, वो तो होगा ही होगा. एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कंजर्वेटिव है. तो सबसे पहले इनिशियली both the objects are at the rest. तो as a both the object are at the rest, I can say initial momentum of the system is 0. Am I right, friends? Is it okay? Yes. अब मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 का जो वेलोसिटी है m1 ऑब्जेक्ट का वो v1 है when they are at the distance r apart. एंड दूसरे का जो वेलोसिटी है वो v2 है. जब वो r सेपरेशन पे है तब उसका वेलोसिटी m1 एंड v1 v2 है. तो अभी जो मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस माइनस m2 v2 लिखना चाहिए बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है. Yes, sir. चलो ये हुआ आपका कंजर्वेशन ऑफ. मुझे क्या फाइंड करना है? रिलेटिव वेलोसिटी. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे क्या लिखना चाहिए? v1 प्लस v2. इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो ये पता चला आपको. Yes. अगर अपोजिट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 होगा. अगर Sir. सेम डायरेक्शन में होता तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होता. याद आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके. अब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली दे आर एट द लार्ज डिस्टेंस. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा बिकॉज gm1 m2 अपॉन r इनफाइनाइट. तो इनिशियल पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0 बिकॉज इनिशियल कुछ है ही नहीं. उसके बाद वो लोग r डिस्टेंस पे आ रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होगा माइनस जी मामा अपॉन r होगा. एंड अब काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर. चलो ये ठीक है. It is the kinetic energy of the system. Potential plus kinetic energy. Initial दोनों 0. तो I can say half. चलो हाफ को निकाल देते हैं. हाफ को निकाल देते हैं. तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कैन आई से 2g m1 m2 अपॉन r. चलो ऐसा होगा फ्रेंड्स. Yes, sir. ओके. m1 v1 into v1 plus m2 v2 into v2 is equals to, can I say 2g m1 m2 r. चलेगा? चलो इस ये m1 v1 is equals to m2 v2 को मान लेते हैं कि वो p है. p. ओके. तो फ्रेंड्स मुझे है ना, चलो इसको p कर देते हैं. तो m1 v1 भी p, m2 v2 भी p कॉमन. तो v1 प्लस v2 होगा इज इक्वल्स टू 2g m1 m2 अपॉन r. हो जाएगा ये. ठीक है.
Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. क्या करें, मुझे V1 प्लस V2 ही तो फाइंड करना है. ओके. चलो एक काम करते हैं, V1 अलग से फाइंड कर लेते हैं. ये P के बदले लिखेंगे M1 V1 इंटू V1. अब ये V2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, सोचो तो जरा. V2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, M1 V1 बाई M2 लिख सकता हूँ. Yes. ठीक है. इज इक्वल्स टू 2G M1 M2 अपॉन R. चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो वापस से M1 V1 को कॉमन ले लेते हैं. सॉरी, V1 को कॉमन लेते हैं, तो M1 V1 स्क्वायर होगा, बचेगा 1 प्लस M1 बाई M2, तो ये बचेगा M2 plus M1 by बाई M2 है ना, इज इक्वल्स टू 2G M1 M2 बाई R. ठीक है. तो ये एक M1 है ना, वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं ना, तो 2G M2 स्क्वायर अपॉन R M1 प्लस M2. एंड सेम वे अगर आप V2 स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, V2 स्क्वायर फाइंड करोगे तो 2G M1 स्क्वायर अपॉन R M1 प्लस M2 ऐसा होना चाहिए. अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए. चलो हमको V1 प्लस V2 फाइंड करना है ना, तो फ्रेंड्स V1 रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V1 प्लस V2, तो रूट में आएगा आंसर, मजा नहीं आएगा. ठीक है, चलो जो है तो है. तो V रिलेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V1 का आएगा इन रूट 2G M2 स्क्वायर का रूट निकालेगा तो हो जाएगा M2 ओनली, तो वो रूट में से बाहर निकल आएगा, बाकी बचेगा R रूट के अंदर बचेगा, M1 प्लस M2 रूट के अंदर बचेगा, और बाहर की साइड बचेगा V1 में क्या बचेगा, M2 बचेगा. एक बार फिर से उसको मैं लिखता हूं अलग से, चलो आराम से लिखते हैं. V1 प्लस V2, V1 का वैल्यू रहेगा, ये रहा ऊपर दिख रहा है आपको, तो रूट करोगे तो M2 तो स्क्वायर है तो वो बाहर आएगा, बाकी सब रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 2G R M1 प्लस M2, एंड V2 का रूट करोगे तो M1 बाहर निकल आएगा, बाकी सब रूट में 2G R M1 प्लस M2. अब फ्रेंड्स है ना, हम रूट 2G अपॉन R M1 प्लस M2 को हम कॉमन ले सकते हैं, और रूट के बाहर आएगा M1 प्लस M2, तो न्यूमरेटर में M1 प्लस M2 है, डिनोमिनेटर रूट M1 M2 है, तो फाइनली क्या बचेगा, न्यूमरेटर में एक रूट हो जाएगा 2G by R, और न्यूमरेटर में रूट में बचेगा M1 प्लस M2. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर विद रिलेटिव. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो रूट 2G upon R M1 plus M2, that is your answer. Good question. So this will be your answer. आया बात फ्रेंड, समझ में आया पूरा सर चीज? बोलो. सर ये JEE मेन के लेवल का क्वेश्चन है. हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मेन में, थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं उसको, बट हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन. ओके. यस. तो वैसे इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या था बताया आपको, दो हमारे पास इक्वेशन थे,
हमको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दो वेरिएबल v1 एंड v2 का वैल्यू निकालना था, एंड रिलेटिव वेलोसिटी मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो v1 प्लस v2 मतलब बेसिक तो वही था, बट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अभी तो डायरेक्टली हम क्रिटिकल क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो थोड़े तो बहुत ही डिफिकल्ट आएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A projectile is projected with the velocity kv in the vertical upward direction from the ground, but k is less than 1, k का वैल्यू लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है या कम है? बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि k लेस देन 1 है, मतलब वो 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है या कम है? k में भी 1/2, k में भी 1/3, तो 1/2 1/3 प्लेस करो और सोचो कि v इज ग्रेटर देन v और v इज लेस देन v। बताओ, v ग्रेटर देन v होगा, v लेस देन v होगा? लेस देन होगा ना? लेस लेस देन देन ही बी। होगा, बिकॉज तो लेस देन होगा, तो क्या हमारा बॉडी एस्केप करेगा कि कुछ हाइट अचीव करके वापस आ जाएगा? हाइट अचीव करके वापस नहीं। हाँ, so body will not escape but come back from some maximum height. Am I right friends? चलो ये पता चला आपको, पहले तो ये पता चला। यस सर। तो वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखो, तो क्या है क्वेश्चन? वही तो करना है, क्या करना है? वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। वो मैक्सिमम हाइट ही तो फाइंड करना है। चलो, तो वापस से यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन है, फाइनल सिचुएशन है, तो क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे है, तो माइनस जी मामा अपॉन कैपिटल आर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट मान लो कि h है, तो व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? r plus h, and final kinetic energy must be 0. Is it okay friends? यस सर। ये m कॉमन एंड कैंसल, तो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। बट ये v क्या दिया हुआ है हमको? v का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको? बताओ भैया, v कितना दिया हुआ है? kv। तो v जो है ना वो हमको दिया है k टाइम्स s के वेलोसिटी, तो v स्क्वायर के बदले k स्क्वायर v स्क्वायर। अब फ्रेंड्स k स्क्वायर बाई 2, अब s के वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? इज इट ओके? यस सर। तो ये s के वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट 2 जी एम ई अपॉन आर है, तो उसका स्क्वायर करोगे ना तो रूट जी एम अपॉन आर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब सब जगह से जीएम को कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या? के स्क्वायर बाई आर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1 बाई आर
माइनस 1/r+h। हमारा जो टारगेट है ना वो h फाइंड करने का है, तो 1/r+h को सब जगह इक्वेशन बनाएंगे तो 1/r माइनस k²/r, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस k²/r। अब रेसिप्रोकल ले लो तो r+h क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो r/1 माइनस k² हो जाएगा ना। अब h को सब जगह इक्वेशन बना दो तो r/1 माइनस k² माइनस r, एलसीएम ले लो तो r कॉमन 1 माइनस 1 प्लस k² अपॉन 1 माइनस k², एलसीएम लिया तो फाइनली बचेगा h का वैल्यू k² अपॉन 1 माइनस k² इंटू r। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेट मी चेक। A projectile is projected with velocity kv in the vertical upward direction. If the air resistance is considered to negligible, then the maximum height at the center of the can be go. बराबर, सब कुछ बराबर है, तो क्या गलत कर दिया? गलत क्या कर दिया? लेट मी चेक, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? ओके, gm upon r k²/2 कॉमन v² gm upon r माइनस g upon r प्लस s बराबर है 2 कैंसिल, बराबर है k²/2 बराबर है सब कुछ तो बराबर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। देखो, हाँ, हाइट फ्रॉम द सेंटर पूछा है क्या क्वेश्चन के अंदर? क्या क्वेश्चन के अंदर हाइट फ्रॉम द सेंटर पूछा है? या हाँ, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। वी वांट्स टू फाइंड द हाइट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करना है, और मैंने क्या फाइंड किया? अभी तो मैंने h फाइंड किया, तो फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस का कितना होगा? कोई बताएगा व्हाट शुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर? इट शुड बी r+h। r+h। हाँ, तो r+h तो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, देखो ये रहा आपका r+h ऑलरेडी, यू हैड ऑलरेडी फाउंड, and that is equals to r/1 minus k², so that is your answer. Is that clear friends? Yes, sir. सर हमने जो लास्ट में देखा हाँ बोलो। हम्म, मींस एज फाइंड किया वो सरफेस से था ना। h तो ऑलवेज सरफेस से ही होता है, ये आपका अर्थ है, तो h हम कहाँ से लेते हैं? सरफेस से लेते हैं। और यहाँ पे उन लोगों ने क्या पूछा है, देखो वी वांट्स टू फाइंड द हाइट फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी वांट्स टू फाइंड। समझ में आया? वो ओके सर। ये लिखा है इसलिए। इज इट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो एक्चुअल में क्या करना था पता है आपको? यहाँ पे ही आपको है ना r+h है ना, वहां पे ही आपको स्मॉल r लिख देना था। ये पहले से ही अगर हम ऐसा कर लेते ना कि ये r+h जो लिखा है ना यहाँ पे, वहां पे ही अगर हमने स्मॉल r करके पूरा सॉल्व कर दिया होता तो बहुत इजी हो जाता, तो हमको डायरेक्टली स्मॉल r ही फाइंड करना था। इज दैट क्लियर? वही तो Yes, फाइंड sir. करना था। चलो, सिक्सटीन क्वेश्चन।
A satellite launched into the circular orbit of a radius r around the Earth. The second satellite is launched in the orbit 1.01 r. The period of the second satellite is larger than the first by approximately how much percent? तो फ्रेंड्स रेडियस की बात है, पीरियड की बात है, तो है कोई इक्वेशन आपके ध्यान में कि जिसमें रेडियस के साथ पीरियोडिक टाइम का रिलेशन हो? है कोई इक्वेशन आपके ध्यान में? थर्ड बोलो। लॉ ऑफ केपलर. हाँ, थर्ड लॉ ऑफ द केपलर. सब लोग को यहाँ होगा T square is proportional to r cube. एग्जैक्टली. तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो दैट वाज द फॉर्मूला. सही बात है. तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करना है भैया, और कुछ नहीं है. तो कैसे करोगे बोलो? रेशियो निकल. रेशियो निकालना है. परफेक्ट. तो आई कैन से द पीरियड ऑफ द सेकंड t2 अपॉन t1 का स्क्वायर r2 अपॉन r1 का क्यूब. अब r2 जो है ना वो 1.01 है, तो 1.01 अपॉन 1 आर कैंसल का क्यूब करोगे ना, 1.01 का क्यूब करोगे ना 1.03 आएगा. तो और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना 1.03 का, तो 1.015 मिलेगा. 1.03 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या मिलता देखो, तो 1.015 मिलेगा आपको. आप कैलकुलेटर में देख सकते हो. तो मतलब ये Yes, होगा sir. कि T2 is equals to 101.5% of T1. 101.5% मतलब इंक्रीज बाय कितना हुआ? 1.5%. Is it 1.5. clear? Is it understood, friend? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्रिटिकल ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए. अभी मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ फाइल, और आपको ये नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ इसका. तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आते हो तो आपको है ना इसके एटलीस्ट 3 टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है. डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन बिकम्स हाफ देन द प्रेजेंट वैल्यू. तो मतलब अभी जो अर्थ का रिवॉल्यूशन का जो रेडियस है ना वो हाफ हो रहा है. देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर? तो अब तो वापस से वही है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर का क्यूब. अब रेडियस तो हाफ कर दिया है तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा. तो 1/2 का क्यूब मतलब 1/8. तो टी डैश अपॉन टी का स्क्वायर मतलब 1/2 का क्यूब 8. तो टी डैश अपॉन टी क्या होगा भैया? बोले 1/2 रूट 2. तो इसका मतलब कि टी डैश इक्वल्स टू टी बाई 2 रूट 2. अब टी क्या है? तो बोले 365 डेज है अपॉन 2 रूट 2. 2 रूट 2 का मतलब होगा 1.4 इंटू 2, तो 2.8. तो 365 डिवाइड बाई 2.8 करो. 365 डिवाइड बाई 2.8 129. तो कुछ 129 डेज आएगा. इज दैट क्लियर? एंड वन मोर क्वेश्चन. Geostationary satellite of the Earth circular orbit 36,000 kilometer. Then the periodic time of the satellite of a few hundred kilometers above the Earth's surface will approximately. तो geostationary satellite है ना? Okay. तो once again t square proportional to r cube, right? तो t dash upon t का square is equals to r dash upon r का cube. अब मुझे क्या करना है पता है? मुझे r डैश मतलब जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब 6400 है.
तो r डैश हमारे लिए 64 एंड r क्या है, तो 36,000 का क्यूब। तो आएगा आपका 64/360 का क्यूब। 16 4 जा 8, 16 4 जा एंड यहाँ पे आएगा 9 4 जा, तो 16 डिवाइड बाई 90 का क्यूब करना पड़ेगा भैया, और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो टी डैश अपॉन ये है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उसका 24 आवर होता है पीरियोडिक टाइम, तो ये 24 है। बस अभी आपको ये करना है, इसका क्यूब निकालना है, फिर स्क्वायर रूट निकालना है, फिर 24 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर तो एग्जैक्ट आ रहा है, यस 16 फाइजा नहीं, क्या होगा, इसको करो तो क्या आता है, 8/45 का क्यूब, तो भी नहीं आएगा। You just try to solve this question and tell me whether you are able to get the answer or not. Okay? तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, तो नेक्स्ट अभी मैं आपको ये असाइनमेंट भी सेंड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटी के बेस पे क्वेश्चन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है वो टॉपिक, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, ये तीन टॉपिक के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कंपलसरी सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रोबब्ली आफ्टर योर एग्जाम्स, ओके, सो यू विल बी गेटिंग द टाइम एज वेल। तो ये सैटेलाइट तक सब कुछ करके लाना है, ओके ओके फ्रेंड्स। ओके सर। यस तो अभी सेंड मैं आपको कर रहा हूँ ये फाइल, और आज का लेक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय सर। बाय बाय बाय, बाय सर। गुड बाय।